तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जिस मूवी को हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द फर्स्ट ग्रेडर। तो मूवी के शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को उसके खेतों में काम करते हुए देखते हैं और उसका नाम मारुगे होता है। और वो जब वापस अपने घर पे जाता है तो वो रेडियो पे एक खबर सुनता है कि सरकार ने मुफ्त शिक्षा देने का ऐलान किया है और दाखिले के लिए सिर्फ जन्म पत्री चाहिए। अगले दिन बहुत सारे पेरेंट्स स्कूल के बाहर आए होते हैं ताकि वो अपने बच्चों का दाखिला करा सके और उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल सके। जेन नाम की टीचर सबके फॉर्म्स को सबमिट कर रही थी और उसके साथ एक और टीचर होते हैं जिसका नाम एल्फ्रेड होता है। एल्फ्रेड जेन से कहता है कि तुमसे एक बूढ़ा आदमी मिलने आया है। मारुगे जेन और एल्फ्रेड को एक अखबार का टुकड़ा देता है जिसपे सरकार का फ्री एजुकेशन का एडवर्टाइजमेंट छपा हुआ था। जेन कहती है ये स्कीम सिर्फ बच्चों के लिए है, जिसपे मारुगे कहता है कि मैं ये रेडियो पर सुन चुका हूँ और ये स्कीम सबके लिए है। एल्फ्रेड जेन से कहता है कि यहाँ पर और भी बच्चे हैं जो दाखिले के लिए आए हैं, हमें शायद उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस बूढ़े आदमी पर जो ठीक से चल भी नहीं सकता। अगले दिन जेन की क्लास बच्चों से पूरी तरह भरी हुई थी। तभी वहाँ पर एल्फ्रेड आता है और जेन को बाहर बुलाता है। वो कहता है कि मारुगे गेट के बाहर खड़ा है और वो तुमसे मिलना चाहता है। एल्फ्रेड उससे कहता है कि हम तुम्हारा दाखिला नहीं कर सकते, आई थिंक यू शुड रेस्ट इन पीस। मारुगे को शायद उसकी बात सही से सुनाई नहीं देती और वो कहता है कि मैं अभी मरा नहीं हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। फिर एल्फ्रेड उससे कहता है कि स्कूल में दाखिला पाने के लिए तुम्हारे पास स्कूल का यूनिफॉर्म भी होना चाहिए, पर मारुगे के पास पैसे नहीं होते थे इसीलिए वो यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकता था। एल्फ्रेड जेन से कहता है कि तुम इससे बात करो। फिर जेन उससे पूछती है कि तुम स्कूल में दाखिला क्यों लेना चाहते हो। मारुगे उससे कहता है कि मैं लिखा हुआ पढ़ना चाहता हूँ और इसीलिए मुझे स्कूल में दाखिला चाहिए। जेन उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मारुगे वहाँ से वापस घर लौट आता है और उसने जो अपने घर पे मुर्गे पाले थे उनके साथ कुछ वक्त बिताता है और वो इसी बात को सोच रहा था कि उसे स्कूल में दाखिले के लिए स्कूल की यूनिफॉर्म की जरूरत होगी, जो बात एल्फ्रेड ने उससे कही थी। तो वो अपने पालतू मुर्गों को बेच देता है और उससे जो पैसे मिलते हैं उससे वो स्कूल का यूनिफॉर्म खरीदता है और पहनकर निकलता है और वो वापस स्कूल में दाखिला लेने के लिए चला जाता है। एल्फ्रेड यहाँ पर जेन को बुलाता है और कहता है कि वो वापस आया है तुमसे मिलने और वो तुमसे मिलना चाहता है। जेन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुम अपने इरादे के बहुत पक्के हो, तुमने जो बात ठान ली तुमने वो किया। जिस पर एल्फ्रेड जेन से कहता है कि तुम उसे इग्नोर करो, तुम उसकी बात मत सुनो, अगर तुम उसे स्कूल में दाखिल कर भी लोगी तो एजुकेशन बोर्ड तुम्हारे ऊपर केस करेगा। जेन मारुगे से कहती है कि एल्फ्रेड सच कह रहा है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को कैसे समझाएगी और बच्चों के माँ बाप भी उसके दाखिले पर एतराज करेंगे। मारुगे जेन से कहता है कि वो उसका एक होनहार स्टूडेंट बन के रहेगा और वह दिल लगाकर पढ़ाई करेगा। पढ़ाई के लिए उसका जज्बा देखकर जेन भी एक समय पर पिघल जाती है और उसके दाखिले के लिए मान जाती है। जेन अब मारुगे को क्लास के अंदर लेकर जाती है और सभी बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस करती है और कहती है मारुगे भी आज के बाद तुम्हारे साथ ही पढ़ेगा। बच्चे बूढ़े आदमी को देखकर हंसने लगते हैं। फिर जेन कहती है कि तुम जाकर पीछे बैठो, जिस पर वो कहता है कि उसे पीछे से सही से दिखाई नहीं देगा, इसीलिए वो आगे बैठ जाता है। जेन फिर सभी स्टूडेंट्स को अल्फाबेट सिखाने लगती है। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो मारुगे अपने घर जा रहा होता है और जब वो अपने घर के पास पहुंचता है तो उसके घर के पास से कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो उसे ताने मार रहे होते हैं और कहते हैं कि स्कूल बूढ़ों के लिए नहीं होता है और तुम्हारा वहाँ पर कोई काम नहीं है। उनकी बात सुनकर मारुगे को अपना बचपन याद आता है जिस समय ब्रिटिश उन पर राज किया करते थे। अगले दिन मारुगे स्कूल जाता है और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची और एक लड़का उसके साथ में बैठे थे जिसका नाम कमाऊ होता है। जेन कमाऊ को ब्लैक बोर्ड के ऊपर 5 लिखने को कहती है। कमाऊ 2 बार गलत लिखने के बाद फिर सही लिखता है। फिर जेन मारुगे को 6 नंबर लिखने को बुलाती है, लेकिन मारुगे के कान कमजोर हो चुके थे जो उसकी बात सही से सुन भी नहीं पाता। जब स्कूल में ब्रेक होती है तो सब बच्चे खेल रहे होते हैं पर मारुगे साइड में बैठा होता है। वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची होती है जो दिव्यांग होती है। वो मारुगे के पास आकर बैठती है और वो बच्ची मारुगे से पूछती है कि क्या वो बीमार है। मारुगे उस बच्ची को देखकर मुस्कुराने लगता है, जिस पर वो कहता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, बस मेरे कान थोड़े से कमजोर हो चुके हैं जो सही से सुन नहीं पाते। वो मासूम सी बच्ची उससे कहती है कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बन जाऊंगी और आपके कान का इलाज कर दूंगी। और फिर सभी बच्चे क्लास के अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ पर एल्फ्रेड आता है और सभी बच्चों की कॉपीज चेक करता है और वो मारुगे के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारी पेंसिल शार्प करनी चाहिए। जब मारुगे अपने पेंसिल को शार्प करने जाता है तो उसे फिर से अपनी दर्द भरी कहानी याद आती है जब ब्रिटिश लोगों ने पेंसिल को शार्प करके उसके कान में मारा था और इसी की वजह से वो सही से सुन नहीं पाता है। और जब वो अपने याद से वापस आता है तो उसकी तबीयत बिगड़ चुकी थी और वो कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। जेन उसे क्लास के बाहर ले जाती है और वो बस अपने ब्रेसलेट को घूर रहा होता है। तब वो छोटी बच्ची उसके पास आती है और उसे पूछती है कि ये तुमने क्या पहना हुआ है। तब उसे मारुगे कहता है कि ये मुझे जेल में मिला था और ये वहीं की निशानी है और मैंने कोई जुर्म नहीं किया था जो मैं जेल में गया था, मैं तो बस गोरे लोगों से अपने देश को बचा रहा था और अपने मुल्क को आजाद करना चाहता था और आजादी की लड़ाई लड़ने के बदले में उसे जेल भी जाना पड़ा था। और ये सब बातें सुनने के बाद बच्चों
बच्चों को उस पर बहुत ही प्राउड फील होता है और वो सब आजादी के नारे लगाने लगते हैं। बच्चों की आवाज टीचर तक भी पहुंच जाती है और एल्फ्रेड को ऐसा लगता है कि मारुगे स्कूल में कुछ परेशानी पैदा करने वाला है। और फिर हम एक फोटोग्राफर को देखते हैं जो बूढ़े मारुगे को स्कूल में पढ़ते हुए देखता है और अपने आर्टिकल के लिए उसका एक फोटो क्लिक कर लेता है। रेडियो में भी ये बातें फैलने लगती है कि एक बूढ़ा आदमी स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं तो मारुगे वहां जाता है और उनकी लड़ाई को छुड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर एक सरकारी अधिकारी जांच के लिए आया था। क्या ये सच है कि एक बूढ़ा आदमी स्कूल में पढ़ रहा है? उसे मीडिया से टेलीफोन आए होते हैं जो बूढ़े मारुगे के बारे में पूछ रहे होते हैं और उनके सवालों से परेशान होकर ही वो स्कूल में चेकिंग के लिए आया होता है। और जब वो मारुगे को वहां पर देखता है तो वो चिल्लाने लगता है और कहता है कि इस बूढ़े आदमी को यहाँ पर दाखिला किसने दिया? तब जेन कहती है कि इसे दाखिला मैंने दिया है। तब वो ऑफिसर गुस्से में कहता है कि कल मुझे ये यहाँ स्कूल में नजर नहीं आना चाहिए और इसे आज ही स्कूल से निकाल दिया जाए। उसके बाद जेन अपने पति को फोन करती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन उसका पति भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था। इसीलिए जेन अब एजुकेशन सेक्रेटरी के पास जाती है और उससे वो कुछ मदद मांगती है। सेक्रेटरी उसकी पूरी बात सुनती है और उसे कहती है कि वो मारुगे को स्कूल में दाखिला नहीं दे सकती क्योंकि बहुत सारे बुड्ढे फिर मारुगे से इंस्पायर होंगे और वो स्कूल में दाखिला लेने के लिए आ जाएंगे और हमारे पास तो बच्चों के लिए ही ज्यादा रिसोर्स नहीं है, तो वो बूढ़ों को कैसे हैंडल करेंगे। वो कहती है कि उसे पढ़ने के लिए बड़े बच्चों के स्कूल में भेज दिया जाए। अब जेन मारुगे के पास जाती है और उसे बड़े बच्चों के स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कहती है। मारुगे अब अपना नया स्कूल देखने के लिए जाता है, लेकिन वो स्कूल प्राइमरी स्कूल से बहुत ही अलग था। वहाँ पर कोई भी बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आया होता है और वहाँ पर किसी का भी इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं था और यहाँ तक कि क्लास में इतना ज्यादा शोर था कि मारुगे को टीचर की कोई भी बात सुनाई नहीं देती थी। बच्चों को शिक्षा की कोई भी कदर नहीं होती और मारुगे ये सब देखकर निराश हो जाता है। मारुगे यहाँ से जेन के घर पर चला जाता है और उसके घर आने का इंतजार कर रहा होता है। जेन उसे अब अपने घर पर लेके जाती है। मारुगे उसे कहता है कि पुराने जमाने में हमारा समुदाय जमीन पर निर्भर करता था जबकि दूसरे समुदाय जानवरों पर निर्भर रहते थे, लेकिन आज के जमाने में एक आदमी कुछ भी नहीं है अगर वो पढ़ना लिखना नहीं जानता। आज के जमाने में शिक्षा बहुत जरूरी है। और वो कहता है कि मेरे पास एक चिट्ठी है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता। जेन एक बार फिर उसकी बात सुनकर उसकी मदद करना चाहती थी। वो सरकारी अधिकारी को फोन करती है और मारुगे के लिए मदद मांगती है, मगर अफसोस बात नहीं बनती है। अगले दिन जेन स्कूल जाती है और वो देखती है कि बच्चे क्लास में गाना गा रहे होते हैं और नाच रहे होते हैं। जेन क्लास के अंदर जाती है तो देखती है कि मारुगे बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा होता है और फिर मारुगे बच्चों से कहता है कि तुम सब बैठ जाओ, मैं तो बस तुम लोगों को अलविदा कहने आया था। और वो बच्चों से कहता है कि एक बकरी ना ही पढ़ सकती है और ना ही लिख सकती है और जो आदमी पढ़ नहीं सकता लिख नहीं सकता वो एक बकरी के समान है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई में बहुत ध्यान दें। फिर जेन मुस्कुराते हुए कहती है कि बकरी स्मार्ट और जिद्दी होती है और सबको बकरी से ये बात सीखनी चाहिए कि अपने संकल्प पर दृढ़ कैसे रहना चाहिए। फिर जेन सारे स्टूडेंट से कहती है कि मारुगे आज से उसका असिस्टेंट है जो सारे स्टूडेंट्स का मदद करेगा उनकी पढ़ाई में। मारुगे की कहानी अब बहुत पॉपुलर होने लगती है और बहुत सारे मीडिया वाले स्कूल आते हैं ताकि वो उसका इंटरव्यू ले सके। धीरे धीरे सारे देश को मारुगे के बारे में पता चल जाता है, लेकिन इस पॉपुलैरिटी का उसे कोई भी फायदा नहीं होता है। स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के पेरेंट्स का गुस्सा बढ़ने लगता है। उन्हें लगता है कि स्कूल में एक बूढ़े आदमी का पढ़ना ठीक नहीं है। वो सरकारी अधिकारी एक बार स्कूल में वापस आता है और वो जेन से कहता है कि मारुगे को बड़े बच्चों के स्कूल में ही पढ़ना होगा। जेन कहती है कि मारुगे के पास वहाँ पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, जिस पर अधिकारी कहता है कि उसके पास जल्दी बहुत पैसे आ जाएंगे क्योंकि उसके समुदाय के लोगों को जल्दी सरकारी सहायता मिलने जा रही है। वो जेन से कहता है कि तुम यहाँ पर स्कूल में बस नौकरी करती हो और तुम्हें उतना ही करना चाहिए जितना बताया गया है। मारुगे को उसकी पुरानी बातें याद आती है जब उसकी पत्नी ने उसे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। उसने एक बच्ची को जन्म दिया था लेकिन ब्रिटिश लोगों ने उसे गोली मार दी थी। फिर हम देखते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद जेन मारुगे को पढ़ना सिखा रही होती है। फिर जेन को एक कॉल आता है जिस पर एक आदमी कहता है कि वो उस पर निगरानी कर रहा है और वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम घर पे अकेली रहती हो। यहाँ पर जेन डर जाती है और ये सारी बात वो अपने पति को बता देती है। उसका पति उसके पास आ जाता है और उस रात वापस से वो कॉल आता है। फोन पर वो आदमी जेन को खरी खोटी सुना रहा होता है और कहता है कि उसका कैरेक्टर सही नहीं है। अगले दिन कमाऊ का बाप मारुगे के पास जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मीडिया वाले पैसे दे रहे हैं, उसमें से मुझे भी पैसे चाहिए। मारुगे कहता है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है और मुझे किसी ने भी पैसे नहीं दिए हैं और फिर वो वहाँ से अपने घर के अंदर चला जाता है। कमाऊ का बाप कुछ गुंडों को पैसे देकर स्कूल में गड़बड़ करने को कहता है और कमाऊ अपने बाप को देख लेता है और फिर अगले दिन वो गुंडे स्कूल में जाकर हल्ला करने लगते हैं, लेकिन मारुगे अपनी छड़ी लेकर उन सबको सबक सिखाता है और उन सबको वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो कमाऊ के पास जाकर बैठ जाता है। कमाऊ उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो? तो मारुगे कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर मारुगे उसको एक पोएम सुनाता है जिसमें 5 नंबर को लिखने का आसान तरीका बताया गया
था। वो कहता है लॉन्ग नेक फैमी फैथ नंबर 5 वेर इज योर हेड। कमाल की बात तो ये होती है कि उस पोयम की मदद से वो 5 नंबर लिखना सीख जाता है। सरकारी अधिकारी ने जेन को बार बार वार्निंग दी थी, लेकिन तभी भी उसने मार्गो को स्कूल से नहीं निकाला और बच्चों के पेरेंट्स भी मार्गो के वहाँ पढ़ने से नाराज थे और ये सब कारण की वजह से जेन का ट्रांसफर कर देते हैं। और फिर ट्रांसफर लेटर जेन को मिलता है और जब वो देखती है तो वो इसके बारे में अपने पति से बात करती है। उसका पति उससे नाराज होता है क्योंकि वो बूढ़े आदमी का कुछ ज्यादा ही मदद कर रही थी जिसका हर्जाना उसे देना पड़ रहा था। इसके बाद जेन मार्गो को अपने ट्रांसफर के बारे में बताती है। फिर वहाँ पर सरकारी अधिकारी बताता है कि जेन के ट्रांसफर के बाद वहाँ पर एक नई टीचर पढ़ाने के लिए आने वाली है और ये बात सुनने के बाद सारे पेरेंट्स खुश हो जाते हैं और वहाँ पर नाचने लगते हैं। लेकिन बच्चे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो मारुगे और जेन के साथ मिलकर पढ़ना चाहते थे और जब नई टीचर की गाड़ी वहाँ पर आती है तो बच्चे स्कूल का दरवाजा बंद कर देते हैं और उन लोगों पर अपना सामान फेंकना शुरू कर देते हैं। नई टीचर ये सब देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। मारुगे नायरोबी में एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में चला जाता है। वो कहता है कि मैंने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है और वो अपने कपड़े निकाल कर अपने सारे जख्म दिखाता है कि कैसे उसने अपने देश के लिए लड़ा था। वो कहता है कि कल हमें वही मिलेगा जो हम आज अपने बच्चों को सिखाएंगे। बच्चों को एक अच्छी टीचर की सख्त जरूरत है और वो जेन को वापस स्कूल में लाने की बात कहता है। इसके बाद हम जेन को देखते हैं। मारुगे की सारी बातें सुनने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसका ट्रांसफर को कैंसिल कर दिया था और वो वापस अपने स्कूल में आ जाती है। सभी बच्चे दौड़कर जेन को मिलने के लिए जाते हैं और फिर मारुगे जेन के पास आता है और उसे अपनी एक चिट्ठी देता है और कहता है कि इसे पढ़ना बहुत मुश्किल है, मैं इसे पढ़ नहीं पाया। जेन उस चिट्ठी को लेती है और एल्फ्रेड को पढ़ने को देती है। एल्फ्रेड उस चिट्ठी को पढ़ना शुरू करता है। चिट्ठी केनिया के राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई होती है और उसमें लिखा होता है कि मारुगे ने आजादी के लिए बहुत ही दुख झेले हैं। उसने अपने परिवार को भी खो दिया है और वो काफी दिनों तक जेल में था, जिसके लिए सरकार उसकी आभारी है और उसके लिए उसे सरकार कंपनसेशन मनी देना चाहती थी। जेन को मारुगे के ऊपर गर्व होता है और वो कहती है कि आप हमारे लिए लड़े थे, इसीलिए हम आज आजाद हैं। जिस पर मारुगे कहता है कि ये अभी अंत नहीं है, अभी तो मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करनी है और वो जब तक पढ़ेगा जब तक कि वो मर नहीं जाता। मूवी के एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि मारुगे को बहुत सारे स्कूल में स्पीकर के तौर पे बुलाया जाता है ताकि वो लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में बता सके। और ऐसे ही ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।